प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की इतनी अच्छी योजना है कि हर एक व्यक्ति अपना घर बना सकता है। आज इस वीडियो को डिटेल से समझिए और उसके बाद आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा कि कितना का लोन मिलेगा, कितने परसेंट पे लोन मिलेगा, किस व्यक्ति को कितना लोन मिल सकता है, कितना बड़ा घर बनाना है, कितना स्क्वायर मीटर रखना है, हर चीज को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, हम गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स और अपडेट आसान भाषा में आपके पास लाते रहते हैं। तो अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे पहला चीज जो आपको समझना है वो है घर का क्षेत्रफल। इसको ऐसे समझिए कि पूरे देश को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला श्रेणी जो होगा उसे कहा जाता है ईडब्ल्यूएस श्रेणी। दूसरा श्रेणी जो है उसे कहा जाता है एलआईजी श्रेणी। तीसरा श्रेणी जो होता है उसे कहा जाता है एमआईजी फर्स्ट श्रेणी और चौथे श्रेणी को कहा जाता है एमआईजी सेकंड श्रेणी। अब कैसे समझिएगा कि किस श्रेणी में आप आते हैं? आप इसे समझिए कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनका वार्षिक इनकम जो होता है, वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होना चाहिए। जो एलआईजी श्रेणी में आते हैं उसका वार्षिक आय 3 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक होगा। जो एमआईजी फर्स्ट श्रेणी में आते हैं उनका वार्षिक आय जो होगा वो 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक होगा। जो एमआईजी श्रेणी 2 में आते हैं उनकी वार्षिक आय जो होगी वो 12 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक होगी। मतलब ऐसे समझिए कि कुछ नहीं कमाने वाले से लेकर, मतलब थोड़ा बहुत कमाने वाले से लेकर 18 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद ये समझिए, ईडब्ल्यूएस श्रेणी का जो व्यक्ति है वो घर बना सकता है 30 वर्ग मीटर का, मतलब अगर इसको फुट में कन्वर्ट करें तो 323 वर्ग फुट का। अगर आप एलआईजी श्रेणी की बात करें तो उस एलआईजी श्रेणी वाला व्यक्ति जो है 60 वर्ग मीटर का घर बना सकता है। अगर फुट में बात करें तो 646 वर्ग फुट का। अगर आप बात करें एमआईजी फर्स्ट श्रेणी की तो एमआईजी फर्स्ट श्रेणी वाला जो व्यक्ति है वो 160 वर्ग मीटर का घर बना सकता है, मतलब 1722 वर्ग फुट का। अगर आप एमआईजी 2 श्रेणी की बात करें तो वो व्यक्ति जो है 200 वर्ग मीटर का घर बना सकता है, मतलब 2153 फुट का वर्ग फुट। अब ये समझिए कि ये चारों जो क्राइटेरिया बनाए हैं सरकार ने कि 3 लाख रुपए से कम कमाने वाला व्यक्ति भी बनवा सकता है घर और 18 लाख रुपए तक कमाने वाला व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री आवास में घर बना सकता है। अब हम लोग समझेंगे एक एक कैटेगरी के टर्म एंड कंडीशन, एक एक कैटेगरी में क्या रूल रेगुलेशन है, और उसको समझने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं इसको। ये एक टेबल आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा। इसमें हम लोग एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे, तो ध्यान से देखिएगा पूरे पार्ट को। सबसे पहले ये देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनकी सालाना आय जो होगी वो 3 लाख रुपए तक होगी। दूसरे आते हैं एलआईजी कैटेगरी। एलआईजी कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनका सालाना आय जो होगा 3 लाख से शुरू होगा, 3 लाख से ज्यादा, 6 लाख से कम होगा। एमआईजी फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनका सालाना आय जो होगा वो 6 लाख रुपए से ज्यादा होगा और 12 लाख रुपए से कम होगा। एमआईजी 2 कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनका सालाना इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा होगा और 18 लाख रुपए से कम होगा। तो मतलब ये 4 तरह के लोग हैं पूरे भारत में जो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस योजना का फाइनल क्राइटेरिया देखें तो कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत कमाता है उससे शुरू होता है और कोई भी व्यक्ति जो 18 लाख रुपए सालाना तक कमाता है उस पे जाके खत्म होता है। मतलब ये दोनों कैटेगरी के लोग लोन ले सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठा सकते हैं। अब ये समझिए, 3 कुल आय हो गया। उसके बाद अधिकतम ऋण अवधि, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी 20 साल का समय मिलता है लोन फिलअप करने के लिए। एलआईजी कैटेगरी को भी 20 साल मिलता है। एमआईजी फर्स्ट कैटेगरी को भी 20 साल मिलता है। वहीं एमआईजी सेकंड कैटेगरी को भी 20 साल मिलता है। उसके बाद अधिकतम इकाई क्लीनिंग क्षेत्र। आप देखिए, ये जो घर का जो ये क्षेत्रफल नापा जाता है ना, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का दिया गया है 30 वर्ग मीटर, तो इस कंडीशन में घर का बाहरी बाउंड्री वाल का नहीं नापा जाता, दीवालों का जो वर्ग मीटर होता है उसको नहीं नापा जाता प्रधानमंत्री आवास योजना में। इसमें सिर्फ वही क्षेत्र नापा जाएगा जिसमें आप रहोगे। तो रहने वाला क्षेत्र होगा ईडब्ल्यूएस के लिए 30 वर्ग मीटर, एलआईजी के लिए 60 वर्ग मीटर, एमआईजी के लिए 160 वर्ग मीटर और एमआईजी सेकंड के लिए 200 वर्ग मीटर।
उसके बाद आप आते हैं सब्सिडी में कितना तक पैसा मिलेगा आपको। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सब्सिडी के थ्रू मिल जाएगा 6 लाख रुपए तक, एलआईजी कैटेगरी को सब्सिडी के थ्रू मिलेगा 6 लाख रुपए तक, एमआईजी फर्स्ट कैटेगरी में सब्सिडी तक मिलेगा आपको 9 लाख रुपए और एमआईजी सेकंड वाले लोगों को मिलेगा 12 लाख रुपए तक। अब बात करते हैं कि इसमें कितना परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा आपको सालाना। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको 6.50% का इंटरेस्ट लगेगा या इससे कम लगेगा। 6.50% तो हाईएस्ट है, इससे कम ही लगेगा। अगर आप एलआईजी से हो तब भी आपको 6.50% लगेगा। अगर आप एमआईजी फर्स्ट से हो तो आपको 4% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप एमआईजी सेकंड कैटेगरी से हो तो आपको 3% का इंटरेस्ट लगेगा। अब बात करते हैं, ये तो छोड़ दीजिए इसको, इसके अच्छा नीचे वाला ये समझिए, अधिकतम ब्याज कितना लगेगा आपको। अधिकतम ब्याज की अगर बात करें तो 2,67,280 रुपए का छूट मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। मतलब टोटल 6 लाख के लोन में इतना रुपए का आपको सब्सिडी मिल जाएगा। अगर आप एलआईजी कैटेगरी से हैं तो आपको भी उतना ही मिलेगा, 2,68,280 रुपए। अगर आप एमआईजी कैटेगरी फर्स्ट से हैं तो आपको 2,35,000 रुपए का छूट मिलेगा। अगर आप एमआईजी कैटेगरी सेकंड से हैं तो आपको जो टोटल छूट मिलेगा वो है 2,30,156 रुपए। इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। यही पूरा क्राइटेरिया है जो आपको समझना है। इसके अलावा भी कुछ पात्रता के मापदंड है जिसको हम लोग देखेंगे, लेकिन 18 लाख रुपए तक में यही है मापदंड। अब कई लोगों का सवाल मेरे पास ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है 6 लाख रुपए से, अगर कोई ईडब्ल्यूएस व्यक्ति है ये 6 लाख रुपए ना लेके 8 लाख रुपए लेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। और 8 लाख रुपए लेकर ये 30 वर्ग मीटर से ज्यादा का घर बनाना चाहता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो सरकार कहती है कि ले लीजिए, लेकिन 6 लाख रुपए तक में आपको कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा और आपको इतना का सब्सिडी मिलेगा। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा लेते हैं तो आपको नॉर्मल होम लोन पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो लगेगा और ये छूट जो है सिर्फ 6 लाख तक ही मिलेगा, ये कहती है सरकार। ये इसका पूरा मापदंड है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब देखते हैं सरकार का अन्य मापदंड का, अन्य क्या मापदंड का क्राइटेरिया रखा है सरकार ने। अभी तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप ईडब्ल्यूएस में आते हो या फिर एमआईजी में आते हो या फिर किसी में भी आते हो। अब ये समझिए कि इन सबको जो है सरकार के ये 9 रूल रेगुलेशन, 9 पात्रता मापदंड को फॉलो करने होंगे। सबसे पहला मापदंड यही रखा है सरकार ने कि जो ईडब्ल्यूएस की होंगे, जो एलआईजी कैटेगरी के होंगे, मतलब ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वाले के घर का जो मालिक होगा, स्वामित्व तो हमेशा घर की महिला के नाम पर होगा या फिर आप उस महिला को स्वस्वामी भी बना सकते हैं। इसके अलावा सरकार दूसरा कंडीशन ये कहती है कि आपका पूरे देश में, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपके पूरे देश में दूसरा घर नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन सरकार ये कहती है कि जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो आप दूसरी जगह एप्लीकेशन नहीं कर सकते, एक समय में आपको एक ही जगह एप्लीकेशन करना होगा। पति पत्नी भी है, उस कंडीशन में भी अगर दोनों अप्लाई करता है तो एक ही एप्लीकेशन माना जाएगा, दूसरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। परिवार में कमाने वाला कोई भी वयस्क सदस्य अपना घर बना सकता है, अपना इसमें लोन लेके बना सकता है, उसको परिवार का सदस्य, मतलब अलग परिवार का सदस्य माना जाएगा, चाहे उसका शादी हुआ हो या ना हुआ हो। मतलब घर का कमाने वाला लड़का भी इस योजना के तहत अपना घर बना सकता है। इसके अलावा सरकार ये कहती है कि बाकी सभी कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी हैं, वो तो या तो प्लॉट को खरीद सकते हैं इसका लोन लेके, निर्माण कार्य करा सकते हैं, रिनोवेशन करा सकते हैं, लेकिन एमआईजी 1 और एमआईजी 2 कैटेगरी में जो भी लोग हैं उनको ये राशि सिर्फ प्लॉट, घर खरीदने के लिए मिलता है। मतलब आपको पूरा घर निर्माण कार्य के लिए ये पैसा नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट घर खरीदना होगा एमआईजी 1 कैटेगरी और एमआईजी 2 कैटेगरी को। और इसके अलावा इस लोन का रीपेमेंट का जो अवधि होता है वो 20 साल का है। अब ये समझिए कि कौन कौन से बैंक ऐसे हैं जो जल्दी लोन देते हैं इस स्कीम में। अभी मैं आपको 5 बैंक के नाम बताने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि इन बैंक की खासियत क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना में। सरकार तो आपको टाइम देती है 20 साल का, लेकिन ये कुछ ऐसे बैंक है जो आपको टाइम दे देती है 30 साल तक का। सबसे पहला बैंक होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 6.75% इंटरेस्ट लेती है और आपको कहती है कि आप 30 साल तक में जमा करो। 6.75% का इंटरेस्ट रेट भरते रहो सालाना, किस्तों में पैसा 30 साल तक भरो। दूसरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज्यादा लोन दे रही है। आपको बता दे, ये कहती है कि 6.65% का इंटरेस्ट लेंगे हम और हम भी आपको देंगे 30 साल के लिए। 30 साल के लिए आप लोन ले सकते हो और 30 साल 6.65
63% के इंटरेस्ट रेट पे आप भर सकते हो। तीसरा बैंक है एक्सिस बैंक, जो सबसे ज्यादा लोन दिए है प्रधानमंत्री आवास योजना पे। अब ये समझिए एक्सिस बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है वो है 6.75%, और सरकार कहती है कि हम 30 साल के नहीं, बैंक कहती है कि हम 30 साल के अवधि में आप इस लोन को चुका सकते हो आराम से, हर मंथ का टेन्योर मान के। एचडीएफसी बैंक भी जो है वो भी देती है। एक्सिस बैंक में एक और खास बात है कि वो 7 दिन के अंदर लोन डिस्पैच कर देती है। एचडीएफसी बैंक का भी वही है, बहुत जल्दी लोन डिस्पैच करती है, लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है हर जगह अलग अलग है, कहीं 20 साल है, कहीं 30 साल है। तो आप किस राज्य से हैं कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको देख के। उसके बाद आईडीबीआई बैंक है, वो भी जल्दी रिलीज करती है प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा, तो आप उस बैंक से भी लोन ले सकते हैं। ये 4-5 बैंक ऐसे थे जिससे आप प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन लेके अच्छा खासा टाइम पीरियड और कम इंटरेस्ट रेट में, मतलब उतना ज्यादा तो आपको सब्सिडी भी मिल जाएगा। इसके बाद ये देखते हैं कि आप दस्तावेज क्या 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 इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो आपके पास होने चाहिए इस लोन को लेने के लिए। दस्तावेज में हम सबसे पहले उन लोगों की बात करेंगे जो तनख्वाह उठाते हैं, मंथली जो पेमेंट उठाते हैं, उनके लिए क्या क्या ये चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि जो पेमेंट मंथली नहीं उठाते हैं, जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या पेपर चाहिए। जो तनख्वाह उठाते हैं उनको सबसे पहला पेपर चाहिए पहचान पत्र। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड तो अनिवार्य है, उसके बाद पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी दिखा सकते हो। इसके अलावा आता है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में आप आधार कार्ड, मतदाता वोटर आईडी कार्ड, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी दिखा सकते हो। उसके बाद संपत्ति पर भुगतान रसीद, जो आप रसीद जमा करते हो, लैंड का जो रसीद होता है वो जमा करना होगा। उसके अलावा आपके पास कोई जीवन बीमा पॉलिसी वगैरह है तो उसके बारे में भी डिटेल जमा करना पड़ेगा। और आय प्रमाण पत्र के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट पिछला 6 मंथ का देना पड़ेगा, और आईटीआर रसीद, जो पिछला इनकम टैक्स भरा है उसका भी रसीद देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको देना पड़ेगा बिक्री विलेख, उसके बाद जो खरीदा था आपने, उसके बाद बिक्री का समझौता, संपत्ति का पंजीकरण, मतलब जमीन का जितना रजिस्ट्री का पेपर वगैरह होगा उन सब का कॉपी आपको जमा करना पड़ेगा। सारा जो रसीद वगैरह आप भर रहे हो, सारा जो टैक्स भरते हो, लैंड टैक्स वगैरह जो कहलाता है, उसका भी रसीद चाहिए आपको। अब देखते हैं कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको क्या क्या पेपर चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन लेने के लिए। अगर आप कोई भी स्वरोजगार कर रहे हो तो आपके पास पहचान के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, या फिर पासपोर्ट वगैरह भी दिखा सकते हो आप पहचान के लिए। व्यक्ति का निवास प्रमाण पत्र के लिए अगर आप रेंट के घर में रह रहे हो तो रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पता को प्रदर्शित करने वाला बैंक स्टेटमेंट, मतलब पासबुक पे आपका पता होना चाहिए। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड भी देना होगा आपको, और जीवन बीमा पॉलिसी वगैरह कोई करा के रखा है तो उसके बारे में भी, उसका भी कॉपी जमा करना होगा। उसके अलावा आप क्या काम कर रहे हो, अगर कोई फार्म है आपका, कोई कारखाना है, कोई अगर पंजीकरण वगैरह है, जीएसटी नंबर वगैरह है, तो इन सब के बारे में डिटेल देना होगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप में हो तो उस भागीदारी का पेपर जमा करना होगा। और इसके अलावा सरकार कहती है कि इनकम टैक्स, लास्ट इनकम टैक्स अगर भरा है आपने तो उसका भी सारा चीज जमा करना होगा। आपको बता दें ये बहुत अच्छा स्कीम है। 18 लाख तक अगर आपका सालाना इनकम है तो आप इजिली जाके किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हो। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कई लोग यूट्यूब वीडियो में आपको ये बताएंगे कि खुद से फॉर्म भर लो, लेकिन मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा खुद से फॉर्म भरने का। आप नजदीक के सीएससी केंद्र पर जाइए, सारा पेपर जो जो मांगे वो दीजिए और उससे फॉर्म भरवाइए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज आप फॉर्म में कोई गलती करके भर दोगे, 4 महीने बाद आपको पता चलेगा कि आपने गलती किया था, इसीलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इसीलिए कोई एक्सपीरियंस बंदे से फॉर्म भरवाइए, एक्सपीरियंस पर्सन से। उसका चार्ज 35 रुपए है, सीएससी केंद्र पे 35 रुपए चार्ज है। 35 रुपए चार्ज देके उससे भरवाइए, सारे पेपर स्कैन करके, क्लियर स्कैन करके सारे पेपर्स अपलोड करवाइए। ठीक है, खुद से फॉर्म भरने के चक्कर में गलती मत कीजिए, क्योंकि 35 रुपए बच जाएगा तो उससे क्या होगा, लेकिन ये 4 मंथ बाद नुकसान हो जाएगा आपको। इसीलिए कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स और अपडेट करते रहता हूं, जो आप तक नहीं पहुंचता है आसान भाषा में आपको बताते रहता हूं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अगर यहां तक वीडियो देखा है आपने तो।